Please like and subscribe my channel Josna Classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कीन्स का तरलता अधिमान सिद्धांत जो कि थर्ड सिद्धांत है, ठीक है, किसका? ब्याज का सिद्धांत मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको दो सिद्धांत पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये कीन्स का जो तरलता अधिमान सिद्धांत है यानी लिक्विडिटी प्रिफिसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, ठीक है। और इसके जो मतलब अर्थशास्त्री हैं वो किसने दिया है? लॉर्ड कीन्स ने, ठीक है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसमें 1936 में ब्याज का निर्धारण एक मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है, जिसे तरलता अधिमान सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की सेवाओं की कीमत ब्याज मुद्रा की सेवाओं की कीमत है। मतलब मुद्रा जो भी सेवा देगी उसकी जो कीमत होती है वो क्या कहलाती है? ब्याज, ठीक है। कीन्स के विचार में ब्याज एक मौद्रिक क्रिया है, क्योंकि मुद्रा की मांग तथा पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा ब्याज का निर्धारण होता है। मुद्रा की पूर्ति देश में मुद्रा के परिचालन मात्रा तथा बैंक पर जमा पर निर्भर करती है, ठीक है। हमेशा मुद्रा की मांग की नकदी के रूप में रखने के लिए की जाती है। अब कीन्स ने क्या कहा है सिद्धांत के बारे में? ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता परित्याग का पुरस्कार है। मतलब कोई भी निश्चित समय हो सकता है, जब भी कोई व्यक्ति उसका परित्याग करेगा तो उसके बदले के रूप में जो मिलता है लाभ, उसको क्या कहते हैं? ब्याज, ठीक है। कीन्स ने मुद्रा तरलता पसंदगी के रूप में परिभाषित किया है। उनकी दृष्टि में मुद्रा को अनेक रूपों में रखा जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे रूप होते हैं रखने के। देखो, जेवर के रूप में आप रख सकते हो, जेवरात के रूप में, या कोई और एफडी के रूप में, जो भी चीज़ें बैंक में सेविंग्स करके, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने क्या कहा है? उनकी दृष्टि में मुद्रा अनेक रूपों में रखा जा सकता है, लेकिन नगद मुद्रा, जो कैश में हम मुद्रा रखेंगे, वह क्या है? नगद मुद्रा किसी भी अन्य इच्छा अनुसार प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि नगद मुद्रा का कोई ये रूप नहीं होता है कि उसको आपको कन्वर्ट कराना है उसके बाद आप प्रयोग करते हैं। इसको आप डायरेक्ट रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार कीन्स ने नगद मुद्रा को तरलता का नाम दिया, लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होगा? मुद्रा की तरलता, मतलब कैश में मुद्रा। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज का निर्धारण मुद्रा की मांग तथा पूर्ति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। दो तरीकों से किया जाता है, मांग और पूर्ति। आपको पता है पूरा अर्थशास्त्र इसी पे बेस्ड है और इसी पर हमारा ब्याज का सिद्धांत बेस्ड है, ठीक है। तो प्रोफेसर कुरिहारा के अनुसार मुद्रा की मांग तथा पूर्ति के द्वारा ब्याज की दर निर्धारित होती है। अर्थात ब्याज की दर वहां निर्धारित होगी जहां मुद्रा की पूर्ति एसएम बराबर मुद्रा की मांग डीएम, मतलब जहां पर ब्याज की दर वही निर्धारित होती है जहां पर मुद्रा की पूर्ति और मांग आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। मुद्रा की मांग तथा पूर्ति की विस्तृत व्याख्या निम्न ढंग से की जा सकती है, ठीक है। तो देखो, हम जो मुद्रा की मांग है, जो सिद्धांत है वो जो दो चीजों पर निर्भर है। आपको पता लग गया, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। तो पहले हम पढ़ेंगे मुद्रा की मांग, ठीक है, डिमांड ऑफ मनी। तो कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि वह सबसे तरल संपत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति को तरल रूप में रखना चाहता है अपने पास कैश के रूप में। प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा की मांग करता है, ठीक है। मुद्रा उधार देने में तरलता का परित्याग करना पड़ता है। मतलब किसी को मुद्रा उधार देते हैं तो क्या करते हैं? अपने पास जो कैश में रखा होता है उसको परित्याग करते हैं, उसको देते हैं किसी को। मुद्रा उधार लेने में तरलता का परित्याग करना पड़ता है। इस तरलता परित्याग के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला पुरस्कार ब्याज कहलाता है, ठीक है। इसको प्रयोग करने के रूप में जो हमें पैसा मिलता है वो क्या कहलाता है? ब्याज। जितना अधिक मुद्रा होगी उतना ही अधिक पुरस्कार अर्थात ब्याज होगा, ठीक है, जो कि लोगों को तरलता परित्याग करने के लिए तरलता पसंदगी के कारण, ठीक है। व्यक्ति अपने आय को तरल रूप में क्यों रखना चाहता है, ठीक है, इसके कुछ कारण है हम देखेंगे। मतलब आप अपने पास पैसे को नगद रूप में क्यों रखना चाहते हो, इसके कुछ कारण हैं जो हम समझेंगे, ठीक है। देखो, पहला क्या है? सौदा उद्देश्य। सौदा समझते हो आप? वस्तु विनिमय या व्यापार कह सकते हो सौदा, ठीक है। कोई भी वस्तु लोगों को आय की एक निश्चित अवधि के पश्चात प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे जॉब करने के बाद 1 महीने के बाद प्राप्त होती है, जबकि आवश्यकताएं क्या होती है? निरंतर उत्पन्न होती हैं। अब आप 1 महीने जॉब करोगे उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन क्या आप 1 महीने तक और चीजों के लिए वेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है।
कुछ चीज़ें जो हमें डेली ज़रूरत होती है जिनकी, ठीक है, खाद्यान्न आप कह सकते हो, अपने डेली यूज़ की जो भी चीज़ें वो कह सकते हो, ठीक है। जबकि आवश्यकताएं निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं, जिसके लिए तरल रूप में मुद्रा रखना क्या होता है, आवश्यक होता है। आपके पास कैश नहीं होगा तो आप उसका कैसे भरपूर्ति करोगे, ठीक है। तो मुद्रा की तरलता उपभोक्ता एवं व्यापारी दोनों के लिए होना चाहिए। मतलब एक तो जो बेच रहा है सामान उसके पास भी मुद्रा होनी चाहिए और जो खरीदना चाह रहा है उसके पास भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा पहला सौदा उद्देश्य। दूसरा क्या है हमारा, दूरदर्शिता उद्देश्य। अब दूरदर्शिता का मतलब है भविष्य में आने वाली समस्याएं या भविष्य में आने वाली जरूरतें आप कह सकते हो। भविष्य में कौन सी जरूरत हो सकती है, जैसे कि कोई आकस्मिक घटना हो गई, विवाह शादी या कोई दुर्घटना हो गई, ठीक है, जैसे बीमारी हो गई, बेरोजगारी, जैसे आपकी जॉब ना रहे किसी कारणवश, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या करना पड़ता है, आपको मुद्रा को तरल रूप में आपको रखना पड़ता है इन आवश्यकताओं के लिए, ठीक है। मुद्रा की यह राशि व्यक्तियों के स्वभाव तथा उनके आय के स्तर पर क्या करती है, निर्भर करती है। जैसा आपका आय का स्तर होगा और जैसा आपका स्वभाव होगा खर्च करने का, ठीक है, उस हिसाब से ये निर्भर करेगी। तो कीन्स के अनुसार सौदा उद्देश्य एवं दूरदर्शिता उद्देश्य दोनों के लिए नकदी की मांग आय पर निर्भर करती है, ठीक है। किस पर निर्भर करती है, आय पर। नकदी की मात्रा नकदी क्या कहते हैं, अतः दोनों उद्देश्यों के लिए मांगी गई नकदी की मात्रा क्या कहलाती है, L1, क्योंकि आय का ही एक भाग, आय ही हमें जरूरत होती है। इस जरूरत के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, आय की, यानी हमारी इनकम की, ठीक है। तो उसको L1 के रूप में हमने डोनेट किया है। देखो आय फलन होती है, L1 क्या होगी, आय का फलन होती है। देखो L1 इक्वल टू क्या होता है, फलन f फंक्शन ऑफ y, इसको ये कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ y क्या है, आय है हमारी, ठीक है। अगला क्या है हमारा सट्टा उद्देश्य। सट्टा समझते हो, सट्टा का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को कुछ कहीं पे फिक्स किया है और उससे आपको कुछ लाभ होने वाला है, तो ऐसे रूप में पैसा रखना। जैसे कि आप सोना चांदी खरीदते हो तो कुछ समय बाद उनका मूल्य बढ़ जाता है, जैसे कोई आप FD कराते हो तो कुछ समय बाद बढ़ के मिलती है, जैसे आप कोई भी शेयर खरीदते हो, ठीक है, ऐसी चीजों को सट्टा उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। सट्टे का अर्थ होता है बाजार की अनिश्चितताओं से लाभ उठाना। मतलब बाजार में जैसे आपने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी है और आगे चल के 50 रुपए की हो जाएगी, तो क्या है, बाजार की अनिश्चितताओं से प्राप्त होने वाला लाभ। आप 10 रुपए में खरीदी हुई चीज को अगर आप 50 रुपए में बेचोगे तो ये बाजार की कीमतों की वजह से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, लाभ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो व्यक्ति अपनी संपत्ति के एक भाग को तरल रूप में संचित कर भविष्य में अधिक ब्याज प्राप्त करने एवं अधिक लाभ कमाने की आशा रखता है, ठीक है। सट्टा उद्देश्य से मांग भविष्य में ब्याज की दर अनिश्चितताओं के कारण होती है। मतलब सट्टा उद्देश्य में क्या कहते हैं, जो भी मांग है वो भविष्य में उसके रेट बढ़ते और घटते हैं, इस वजह से ही मतलब सट्टा उद्देश्य का जो आय का मतलब जो भी है उसकी मांग की जाती है, किसकी, सट्टा उद्देश्य की, ठीक है। सट्टा उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली नगद मुद्रा में मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है, ठीक है। ब्याज की दर अधिक होने पर व्यक्ति अधिक बॉन्ड खरीदेगा, ठीक है, जिसके कारण सट्टे के लिए रखे जाने वाली नकदी घट जाएगी, और ब्याज की दर कम होने पर कम बॉन्ड खरीदे जाएंगे, ठीक है। सट्टे के लिए नकदी की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ब्याज दर जब कम होगी तो हम क्या करेंगे, ब्याज दर कम होगी तो कम बॉन्ड खरीदेंगे, ठीक है, और ब्याज दर अधिक होगी तो अधिक बॉन्ड खरीदेंगे, कहने का ये मतलब, ठीक है। बॉन्ड शेयर से कोई भी बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार बॉन्ड की सट्टे उद्देश्य के लिए नकदी की मांग L2 ब्याज की दर का फलन होती है, ठीक है। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था L1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, L2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ r। यहाँ पे r क्या है, ब्याज दर, वहां पे y क्या थी, आय, ठीक है। तो हम कुल तरलता पसंदगी करेंगे कि तरलता पसंदगी है क्या, मतलब टोटल क्या है, मतलब कुल मात्रा उसकी क्या होगी, तो कुल मात्रा होगी L इक्वल टू L1 प्लस L2। कहने का मतलब है कि आय से रिलेटेड जो क्या कहते हैं, आय से रिलेटेड जो नकदी की मात्रा थी, और L2 क्या है, मतलब ब्याज से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर L1 क्या है, हमारी सक्रिय मुद्रा है। यहाँ पे क्या होती है, यह ब्याज से L1 क्या होती है, ब्याज का कोई, पहले जब मैंने आपको ब्याज L1 इक्वल टू FY बताया था तो उसमें ब्याज की कोई बात हुई थी, नहीं हुई थी, ठीक है, नकदी की बात हो रही थी। और L2 क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि ये ब्याज दर पर निर्भर करता है, L2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ R, ठीक है, बताया अभी। तो ये निष्क्रिय मुद्रा है, ये क्या होती है, ब्याज से प्रभावित होती है। तो कीन्स ने L1 को सक्रिय मुद्रा तथा L2 को क्या कहा, निष्क्रिय मुद्रा कहा, ठीक है, L1 प्लस L2। तो कहने का मतलब L इक्वल टू FY प्लस FR, यानी L इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y, R, मतलब जो तरलता पसंद की होगी कुल वो क्या होगी, Y और R का मिला के फंक्शन होगी, ठीक है, समझ गया। अगला क्या है,
ये तो था हमारा कि ये सब इसके क्या उद्देश्य होते हैं तरलता पसंदगी के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे तरलता पसंदगी वक्र, ठीक है। वक्र क्या है? तरलता पसंदगी वक्र ब्याज दर तथा मुद्रा की मांगी जाने वाली मात्रा के बीच संबंध को व्यक्त करता है, ठीक है। मतलब उसका ब्याज दर और मुद्रा की मांगे जाने वाली मात्रा, इन दोनों के बीच संबंध को व्यक्त करता है। मुद्रा का तरलता पसंदगी वक्र वस्तु की मांग वक्र के समान नीचे दाहिनी ओर झुकता है। देखो ये दाहिनी ओर झुक रहा है, यहाँ से यहाँ दाहिनी ओर झुकता चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ झुकता चला जा रहा है, फिर यहाँ से सीधा जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो यह प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे ब्याज की दर घटती जाती है, मुद्रा की मांग अर्थात तरल संपत्ति के रूप में मुद्रा रखने की मांग में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाएगी। कौन सी मांग? जो तरल संपत्ति के रूप में रखने के लिए है, ठीक है। और ब्याज दर ऊंची होने पर मुद्रा की मांग क्या हो जाएगी? अपने आप घटती चली जाएगी, ठीक है। तो इस चित्र में क्या है? एलपी क्या है? तरलता पसंदगी वक्र है, पसंदगी वक्र है जो मुद्रा की मांग को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। ओ एक्स अक्ष पर मुद्रा की मांग तथा वाई अक्ष पर ब्याज की वो है, ठीक है। यहाँ पर मुद्रा की मांग है ये, और ये क्या है? ब्याज दर, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है? देखो जब यहाँ ब्याज दर घटती जा रही है लगातार, ठीक है, मुद्रा की मांग घटती जाएगी। देखिए यहाँ से घटती जा रही है, ये ब्याज दर पहले इतनी थी तो यहाँ पर इसका ढाल था, फिर ब्याज दर अगर कम करते हैं हम तो अचानक यहाँ से यहाँ आ गया ढाल, ठीक है। फिर एक समय ऐसा आएगा जब ब्याज दर एक निश्चित हो जाएगी, उससे कम ब्याज दर नहीं रख सकते हम, तो वहां पर क्या हो जाएगा? यही तरलता जाल है। इसी को कीन्स ने क्या कहा? तरलता जाल का है, ठीक है। यहाँ पे निश्चित हो जाएगा कि इससे ज्यादा ब्याज दर कम नहीं की जा सकती, और यही क्या कहते हैं, यहीं पर क्या निर्धारित हो जाएगा? तरलता पसंदगी वक्र जो हो जाएगा वो सीधा प्रतीत हो जाएगा हमें, ठीक है। ब्याज की एक न्यूनतम दर पर लोग अपनी समस्त मुद्रा को क्या करने लग जाएंगे? तरल रूप में रखेंगे और या पूंजी उधार देना बंद कर देंगे। तो ऐसे इस अवस्था को कीन्स ने क्या कहा? तरलता संबंधी तरलता जाल कहा। कौन से वाले को? देखो जो यह नीचे का है, ये सीधा, जहां से ये सब कुछ देना बंद कर देंगे, मतलब उधार देना बंद कर देंगे, फिक्स करना बंद कर देंगे, सारे काम बंद कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? तरलता जाल कहलाएगा। कि इसने इसको तरलता जाल का अर्थ क्या है? देखो तरलता जाल का अर्थ यह है कि ब्याज की दर एक न्यूनतम सीमा तक घट सकती है, किंतु क्या हो सकती है? शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब एक निश्चित सीमा तक तो वो रहेगी, लेकिन शून्य नहीं होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी मुद्रा की मांग। अब अगला टॉपिक है, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि दो टॉपिक है, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति, दो चीजों पर निर्धारित करती है। तो अब हम पढ़ेंगे मुद्रा की पूर्ति, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी। तो मुद्रा की पूर्ति में धात्विक मुद्रा, पत्र मुद्रा तथा साख मुद्रा आदि को सम्मिलित किया जाता है। मतलब इसमें आप मुद्रा की पूर्ति में मतलब बैंक से रिलेटेड होगी सारी चीजें, ठीक है। मुद्रा पत्र जो भी होते हैं जिसमें हम एफडी या फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, या जो भी मतलब बैंक से रिलेटेड हो गया सब कुछ, ठीक है। मुद्रा की जितनी अधिक होगी, ब्याज की दर उतनी ही क्या हो जाएगी? ऊंची हो जाएगी। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल पूर्ति पर सरकार का नियंत्रण रहता है। मुद्रा की जितनी पूर्ति करेगी वो क्या करेगी? सरकार अपने नियंत्रण में करेगी, ना कि हमारे नियंत्रण में होगा, ठीक है। इसलिए एक निश्चित समयावधि में मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है, अतः मुद्रा की पूर्ति रेखा एक क्या हो जाएगी? खड़ी रेखा होगी, ठीक है। देखिए मैं आपको चित्र के द्वारा समझा देती हूँ मुद्रा की पूर्ति कैसे होगी। ये देखिए एक खड़ी रेखा MM है, ये मुद्रा रेखा है, ठीक है। मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी? एक खड़ी रेखा होगी, जैसे कि चित्र में है, आप समझ सकते हैं। ये OX अक्ष पर मुद्रा की मात्रा है तथा OY अक्ष पर क्या है? ब्याज की दर है, ठीक है। चूंकि अल्पकाल में क्या है? मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है, इसलिए चित्र में MM मुद्रा की पूर्ति वक्र को लंबवत दर्शाया गया, ठीक है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये पूर्णतः बेलोजदार है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल देखिए सीधी है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। अब अगला है हमारा ब्याज दर का निर्धारण। अब ब्याज दर निर्धारित कैसे होती है? इसमें किसमें? मुद्रा की पूर्ति में, ठीक है। तो कीन्स के अनुसार ब्याज की दर मुद्रा की मांग, तरलता पसंदगी तथा मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। ब्याज दर और मुद्रा की तरलता पसंदगी में विलोम संबंध होता है, ठीक है, ऐसे अल्टरनेटिव संबंध होता है, विलोम संबंध, ठीक है। ये ब्याज दर है और ये
मुद्रा की तरलता पसंदगी, ठीक है। परंतु मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, स्थिर रहती है। इसलिए ब्याज दर में मुद्रा की तरलता पसंदगी मुद्रा की पूर्ति के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। वहां पर ब्याज दर निर्धारित हो जाती है। कहाँ पर, जहां पर जिसे ब्याज दर पर मुद्रा की तरलता पसंदगी मुद्रा की पूर्ति, मतलब तरलता पसंदगी और मुद्रा की पूर्ति के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वहां पर ब्याज दर निर्धारित हो जाती है। केस ने ब्याज निर्धारण के सरल चित्र में दर्शाया गया है। ये वाले चित्र में दर्शाया गया है कि एलपी मुद्रा का तरलता पसंदगी वक्र है, ठीक है। ये क्या है, मुद्रा का तरलता पसंदगी वक्र है, जो कि मुद्रा की मांग को क्या करता है, व्यक्त करता है, ठीक है। ये मुद्रा की मांग को व्यक्त कर रहा है। यह वक्र ब्याज दर और तरलता पसंदगी का विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। एसएम क्या है, एसएम मुद्रा की पूर्ति रेखा है, ठीक है, जो कि मुद्रा की स्थिर पूर्ति को क्या करता है, व्यक्त करता है। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि मुद्रा की पूर्ति स्थिर थी, ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है। मुद्रा की मांग एलपी, ठीक है, एलपी क्या है, मुद्रा की पूर्ति आपस में कहाँ पे, पी बिंदु पर क्या हो रहे हैं, काटते हैं एक दूसरे को, ठीक है। जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अतः ब्याज दर क्या हो जाएगी, ओ और आर निर्धारित हो जाएगी। अब आप देखिए, अगर ब्याज दर हम कम करते हैं तो यहाँ पर ये फिर सीधा होता चला जाएगा, जहाँ पे क्या हो जाएगा, एक निश्चित हो जाएगी ब्याज दर। तो ये हमें नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, जहां पर दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और ब्याज दर क्या निर्धारित है हमारे पास, ओ आर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये हमारा सिद्धांत था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी आलोचना पढ़ लेते हैं। यद्यपि कीन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत ब्याज के अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, फिर भी इसकी कुछ आलोचनाएं हैं जो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 1, गैर मौद्रिक तत्वों की अपेक्षा। इसमें गैर मौद्रिक तत्वों की अपेक्षा की गई है, ठीक है। कौन कौन से, जैसे उत्पादकता, मितव्ययता, तक, इन सब की, ठीक है। अगला क्या है, एक पक्षीय। यह सिद्धांत क्या है, एक पक्षीय। इसमें मांग के पे अधिक बल दिया गया, पूर्ति को क्या बता दिया गया, शून्य। अभी आपने देखा कि पूर्ति का जो वक्र था वो एमएम एकदम सीधे था। अगला हमारा तरलता या तथा अतरलता। अब तरलता और अतरलता के बीच भेद इतना सरल नहीं होता है जितना कि इस सिद्धांत में बताया गया, ठीक है। तरलता विभिन्न प्रकार की होती है और ब्याज एक क्या हो जाती है, जटिल समस्या बन जाती है, ठीक है। अगला क्या है, नंबर 4, ब्याज दर विनियोग राशि की मांग से स्वतंत्र नहीं। ब्याज दर जो है वह विनियोग राशि से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है। अब अगला क्या है, देखो हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली के प्रतिकूल। इसमें जो ये सिद्धांत है ये अर्थव्यवस्था पर लागू होता है, परंतु जहाँ पे वस्तु विनिमय है उसके बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है। अगला क्या है, संकुचित दृष्टिकोण। इसका दृष्टिकोण जो है वो केवल कुछ ही बातों पर निर्भर है, ठीक है। 3 उद्देश्यों पर इन्हें वर्णन कर दिया गया है। 3 उद्देश्य कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, सौदा उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य और एक भविष्य वाला था, ठीक है। तो इनमें 3 ही उद्देश्य बताए गए तरल का, लेकिन रियल में 3 उद्देश्य नहीं होते हैं, और भी उद्देश्य हो सकते हैं हमारे जीवन में, ठीक है। अगला क्या है, संचय। कीन्स ने अपने ब्याज के सिद्धांत में संचय के विचार में समुचित व्याख्या नहीं की है, ठीक है। कीन्स ने उन कारकों को प्रकाश नहीं डाला जो संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। अगला क्या है, ब्याज की तरलता के परित्याग का पुरस्कार नहीं। ब्याज क्या है, तरलता के परित्याग का रियल में पुरस्कार इन्होंने बताया है, ठीक है। कीन्स ने ब्याज को तरलता पुरस्कार माना है, किंतु प्रोफेसर हेनरी और हेजुलर और जेकब वाइनर का कहना है कि जब तक मुद्रा का संग्रह न किया जाए तब तक तरलता प्रत्याग का प्रश्न ही नहीं हो सकता। तो इन्होंने ये नहीं बताया है कि संचय भी करना चाहिए, ठीक है। आपके पास, आप किसी को उधार तब तक नहीं दे सकते जब तक आप अपनी सेविंग्स अपने पास ना हो, ठीक है। अगला क्या है, अनिर्धारणीय। यह सिद्धांत क्या है, अनिर्धारणीय है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज का इसमें मुद्रा की मांग तथा उसकी पूर्ति पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्धारित की जाती है। इस विश्लेषण में क्या कहा गया है, ब्याज दर के संबंध में किसी निश्चित परित्याग को नहीं पहुंच सकते, ठीक है। ज्यों ही अर्थव्यवस्था में आय स्तर बदलता है, मुद्रा की मांग वक्र भी उसी अनुसार क्या हो जाती है, ऊपर नीचे सरक जाएगा। अतः जब तक पहले की अपेक्षा आय का स्तर ज्ञात नहीं हो, मुद्रा की मांग तथा पूर्ति वक्र हम नहीं बता सकते कि ब्याज दर क्या होगा, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये भी अनिर्धारणीय हो गया, ठीक है। ये हमारा सिद्धांत हो गया। अब हम सिद्धांत की आलोचनाएं हो गई। अब हम इसमें ब्याज दरों में विभिन्नता का एक कारण, ये टॉपिक है, इसके अंतर्गत भी हम कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। तो ब्याज दरों में भिन्नता क्यों होती है, तो जोखिम में भिन्नता, अलग अलग जोखिम होते हैं तो अलग अलग जोखिम में भिन्नताएं होती है, तो ब्याज दरों में अपने आप ही भिन्नता हो जाती है, ठीक है। अगला क्या कारण है ब्याज दर के,
ऋण की अवधि, ऋण की अवधि जिस हिसाब की होगी उसी हिसाब से ब्याज दर भी निर्धारित होती है। ठीक है, लंबी अवधि के लिए कम ब्याज दर देते हैं और छोटी अवधि के लिए अधिक ब्याज दर। ऋण की मात्रा, ऋण की मात्रा कम होने पर भी ब्याज दर ऊंची हो जाती है, और ऋण की राशि अधिक होने पर क्या होती है, ब्याज दर अपने आप नीची हो जाती है। ऋण का स्वभाव या प्रकृति, कहने का मतलब है कि जैसे जिससे मतलब ब्याज ऋण लिया जा रहा है उस व्यक्ति का स्वभाव और उस व्यक्ति का जो उसकी प्रकृति है उस हिसाब से भी मतलब ऋण का क्या होता है, ब्याज दरों में भिन्नता हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने जो भी अपना, जैसे कोई भी इंसान ऋण लेता है तो उसको कुछ अपने वैलिडिटी देनी होती है, तो वैलिडिटी के हिसाब से भी ब्याज दर निर्धारित होती है। ठीक है, तो पूंजी की गतिशीलता, विकसित देशों में क्या होता है, पूंजी की गतिशीलता अधिक होती है तो ब्याज दर समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और विकसित देशों में क्या होता है, गतिशील कम होने के कारण ब्याज दर में अधिक भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, और बैंक की सुविधाएं, जिस हिसाब से बैंक सुविधा देती है उस हिसाब से निर्धारित होता है ब्याज दर। अगला क्या, आर्थिक विकास का स्तर। तो आर्थिक विकास जिस देशों में क्या होता है, उन्नत देशों में ब्याज दर नीची होती है, और जो मतलब विकासशील देश होते हैं या अविकसित देश होते हैं उनमें क्या हो जाती है, ब्याज दर अधिक हो जाती है। ठीक है, ये थैंक यू, हैव ए नाइस डे।